नमस्कार दोस्तों। मोदी जी सारे काम उल्टे करने लग गए। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस में बोला है कि मोदी जी का कुछ समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहे हैं। पहले हमेशा मोदी जी पार्लियामेंट में होते थे और राहुल गांधी बैंकॉक में होता था। अब राहुल गांधी पार्लियामेंट में है, मोदी जी खुद बैंकॉक बैठे हैं और मोदी जी बैंकॉक में जाकर भी काम क्या कर रहे हैं? भाई मोहम्मद यूनुस का हलाला कर लिया, उसकी इज्जत ऐसी खराब करी है वहां पर कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरे नाल हो की क्या। बैंकॉक में जाकर मेरी इज्जत उतार दी और वहां पर जाकर धोया है जो उसको। भाई मजा आ गया। सारा कुछ बोल दिया कि तेरे कॉकरोच मेरे कंट्री में आ रहे हैं, वापस ले ले, वरना। अब वरना का मुझे पता नहीं है कि वरना क्या होता है। साथ में बोल दिया कि वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको रोको, वरना। अब वरना का मतलब पहले मैंने उमेश जी से पूछा था, उनको वरना समझ नहीं आया क्योंकि मोदी जी की समझ जो मंजरी जी को है वो किसी और को हो नहीं सकती। अब वहां से वो उड़कर भाई आसानी से भारत आ सकते थे, कहते ना, मैं तो हनुमान की तरह उड़ के चले गए श्रीलंका। अब वहां पर जाकर क्या करने वाले हैं ये भी मंजरी से पूछेंगे। एक तो बैंकॉक में जो मोहम्मद यूनिस का इज्जत को उतारा है उसके ऊपर बात करते हैं और वरना का मतलब क्या है। और साथ में श्रीलंका में हनुमान जी की तरह चले गए। अब हनुमान जी की तरह गए हैं या पुल बनाने गए हैं ताकि वहां जाकर दोबारा से श्रीलंका का हाल बुरा हो या सही हो। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, आपके मोदी जी का मुझे समझ नहीं आ रहा। खुद बैंकॉक बैठे हैं और इधर राहुल गांधी को रात के 2-2 बजे तक पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है। बेचारा चप्पलें पजामे डालकर बल्कि सोता सोता भी वहां पहुंच रहा है कि पता नहीं मोदी जी ने क्या कर देना है। खुद वहां बैठे हैं और वहां से उड़कर चले गए श्रीलंका। ये हो क्या रहा है, पूरा माजरा क्या है? मोदी जी ने विश्व को सुधारने का ठेका ले रखा है, तो अपने पप्पू नहीं सुधारेंगे तो दुनिया कैसे सुधरेगी। ये पहला स्टेप है कि तुझे पैसे देता हूँ पार्लियामेंट में बैठने की, तो बैठ पार्लियामेंट में। और बेचारा बैठा हुआ है, ठीक है। तू सोता रहे, बाद में ऐसी दवा डालूंगा आंखों में कि नींद नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल फर्स्ट स्टेप इज पप्पू इन पार्लियामेंट। सेकेंड स्टेप इज पप्पू अवेक, वाइडली अवेक, अलर्ट इन पार्लियामेंट। फर्स्ट पप्पू इन पार्लियामेंट। सेकेंडली अभी पहुंचे हैं श्रीलंका में। श्रीलंका की आप पोजीशनिंग देखिए। श्रीलंका का उपयोग हम जानते हैं कि एलटीटीई वहां पर एक उग्रवादी संगठन था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। अपने बूते पर नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कारण, डीप स्टेट के कारण वो बनाया गया था। भारत पे अटैक करता था, तमिलनाडु पूरा डिस्टर्ब किया था, राजीव गांधी हत्याकांड में उसका पूरा हाथ था। आज भी जो उसका प्रभाकरण है वो लंदन में शरण लिए हुए हैं, जीवित है, लंदन में शरण लिए हुए है। और उसको बकायदा कवर करके रखा जा रहा है कि वरना तो कोई भी आके उसे मार जाएगा। हमारे अज्ञात बंदूकधारी बहुत केपेबल है। तो ये है कि पूरा सुरक्षित जो है वो लंदन में रखा गया है। तो इसके पीछे पूरा डीप स्टेट है। तो श्रीलंका का काफी समय से उपयोग किया जा रहा है भारत के खिलाफ बहुत सारे काम करने के लिए, जो भी अराजक और ये कह लीजिए कि आतंकवादी गतिविधियां भारत में चलाने के लिए। श्रीलंका ही नहीं, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, सबका उपयोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज में किया गया है। एक भूटान हमारा अकेला ऐसा पड़ोसी है जिसका उपयोग नहीं किया गया। म्यांमार में भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी क्योंकि वहां उस भूमि का प्रयोग भी भारत के विरोध में किया गया। तो हमारे सारे पड़ोसी हमारे विरोध में इस्तेमाल हो रहे थे। इसी चीज को खत्म करने के लिए मोदी जी बैंकॉक गए और इधर श्रीलंका आए। अभी आपने देखा मलेशिया हैंडल किया, मालदीव हैंडल किया। पाकिस्तान में हमारा बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे हम वो जैसे पहले अवगत नहीं होते थे। अभी जो नेपाल में हो रहा है ऐसा थोड़े है कि भारत का उसमें हाथ, उंगली, टांग कुछ नहीं फंसी है। सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है और प्रो इंडिया एक्टिविटीज हो रही है। तो अगर आपके पड़ोस में आपके दुश्मन बैठे हैं और वो आपके प्रधानमंत्री की हत्या भी कर सकते हैं, तो इस चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी था। कांग्रेस ने आउट ऑफ द वे जाकर के इनको हमारा दुश्मन बनाया। मोदी जी भी आउट ऑफ द वे जाकर के इनको भारत का दोस्त बना रहे हैं और धीरे धीरे भारतीय सुरक्षा भी दे रहे हैं। देखिए, दूसरी चीज जानने वाली श्रीलंका में ये है कि जब वहां पर एलटीटीई थी तो जिस तरह का गृह युद्ध हुआ, सब कुछ श्रीलंका पूरी तरह से तबाह हो गया। और वहां पर जो है आज तक आर्थिक जो बदहाली है
वो इसी कारण है कि वो भारत विरोधी एक्टिविटीज में यूज किया गया। सारे देशों ने उसको अपना प्लेग्राउंड बना लिया, और इसमें पूरा, जब आपके यहाँ आतंकवाद पल रहा होता है ना, तो आर्थिक तंत्र कमजोर हो जाता है, राजनीतिक तंत्र कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेता वही आएगा जो उस आतंकवाद को पोषित करता हो, और जहां आतंकवाद होगा, बम फूटेंगे, वहां आर्थिक विकास नहीं होगा। तो जो श्रीलंका की बदहाली है उसका कारण ये है कि उस देश का प्रयोग केवल केवल भारत विरोध में हो रहा था। अब श्रीलंका को अगर अच्छा बनाना है, उसको समृद्ध करना, वहां के लोगों को शांति पहुंचानी है, तो जरूरी है कि वहां से आतंकवाद और विदेशी दखल को खत्म करें। यूएसएआईडी की फंडिंग बंद हो गई है, श्रीलंका जैसे छोटे देश में वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा और विड्रॉ करेगा। चीन का विड्रॉ कराना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हम्बनटोटा सी पोर्ट बनाने के लिए चीन वहां पर अपनी नेवी, अपने वर्कर, अपने जासूस रखता था। वहां पर आने वाली सब चीज, वहां पर आने वाली सब चीजों के लिए वो अपनी सबमरीन्स भेजता रहता था। एनवायरमेंटल और सी बेड स्टडीज के नाम पे भारत की जासूसी करता रहता था। ये सारी गतिविधियां चीन की चल रही थी। चीन को चीन में लॉक करने का काम मोदी जी कर चुके हैं। आप चाहेंगे इसके ऊपर एक एपिसोड हम बना देंगे, कैसे कोयले के थ्रू हमने चीन को कैद किया। अब वहां पर जब कोई पावर वैक्यूम आता है, चीन हटेगा तो कौन आएगा? यूएसएआईडी हटा, चीन हटा तो कौन आएगा? भारत के अलावा कोई भी भारतीय सागर महासागर में अपनी दखल नहीं रह सकता। तो अब मोदी जी उस पावर वैक्यूम को भरने के लिए वहां पर गए हैं। हमने वैक्सीन मैत्री में देखा, आपको खाना चाहिए, हमने खाना दिया, दवाएं चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, आपको वैक्सीन चाहिए, सब कुछ हमने दिया। तो हमने पिछले समय जब वहां पर कोई सरकार एक हिसाब नहीं थी, तो भी हमने ये साबित किया कि भारत आपकी मदद करना चाहता है, और इस मदद के बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वहां के नागरिकों की सुख और समृद्धि चाहिए, वो भी उनके भले के लिए। ये नहीं कि आपके पास समृद्धि है तो आप भारत से कुछ खरीद ले, नहीं। तो जब हम इस तरह के दोस्त हैं, तो एक हमने ग्लोबल साउथ के लीडर बनकर के सब तरीके से दिखा दिया कि हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सुखी समृद्ध रहें। तो एक विश्वास जो जमा है, उस विश्वास को आगे जमाने के लिए और उस देश के विकास के लिए मोदी जी इस समय वहां पर गए हुए हैं। श्रीलंका से भारत के जो ऑल्टरकेशन है, उनके पॉइंट्स जान लीजिए। कोबाल्ट का एक माउंटेन निकला है हिंद महासागर में, जिसमें चीन, श्रीलंका और भारत 3 दावेदार हैं। भारत ने चीन को निकाल लिया, लेकिन श्रीलंका और भारत 2 दावेदार हैं। अब श्रीलंका कोबाल्ट निकालने के लिए एस्केलेट करने की टेक्नोलॉजी नहीं रखता, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए या तो वो बैरिक गोल्ड जैसी किसी कैनेडियन कंपनी को बुलाएगा या किसी चाइनीज कंपनी को बुलाएगा, जबकि भारत अपनी कंपनी लगा करके वहां पे ये काम कर सकता है। डीप सी ड्रिलिंग में भारत की सिद्धस्तता है। तो हमको एक सुरक्षा मसौदा यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। हमारे चुनाव के दौरान हमने देखा था 5000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी श्रीलंका के साइड में। अभी 31 मार्च को 2500 किलो ड्रग पकड़ी गई है वेस्टर्न साइड में। तो अगर आपको ड्रग से, अच्छा ये ड्रग कोई ऐसा नहीं है कि वो श्रीलंका में भी पार्क हो सकती है, मलेशिया, मालदीव, कहीं भी पार्क हो सकती है। आपको मालूम है डिएगो गार्सिया इस समय एक आइलैंड है जिसके ऊपर यूएस नेवी है, और वहां पर ब्रिटिश वो भी है, पोर्ट भी है, बेस भी है। तो ये डीप स्टेट का काम है कि इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर ड्रग्स हैं और वो निकाली जा रही है, वहां से भेजी जा रही है, भारत में आएंगे और इन देशों में भी जाएंगी। तो आपको भारतीय नौसेना से सुरक्षा मांगनी पड़ेगी। श्रीलंका के पास ना इतनी भूमि है कि अगर एक भी बड़ा बॉम्ब ड्रॉप हो जाता तो बाकी का कंट्री स्टेबल रह सके, ना इतनी पॉपुलेशन है कि आप लड़ करके किसी भी वॉर को सरवाइव कर सकें, ना आपकी आर्थिक व्यवस्था इस हिसाब की है कि आप जो है इस वॉर को झेलने के बाद सरवाइव कर सके। आपके पास इतने जाफना वो वगैरह के एरिया जहां पर बहुत ज्यादा इनका सब आतंकवादी गतिविधियां थी, लैंड माइन्स लगा रखी हैं, अभी तक वहां पर लैंड माइन्स डिस्कवर हो रही हैं। तो आप खेती भी नहीं कर सकते हैं ऐसी जगहों पे, क्योंकि आपको जान का खतरा है। तो इस तरीके की कुचक्र में श्रीलंका है कि बिना किसी विदेशी मदद के वो इस कुचक्र से नहीं निकल सकता। चीन डेट ट्रैप में
फंसा देता है। अभी हम्बनटोटा के लिए जो इन्होंने कर्ज लिया था उसको रीस्ट्रक्चर करके भारत ने श्रीलंका को संभाला है। यूएसएआईडी अगेन एंटी इंडिया गतिविधियों के लिए, पाकिस्तान एंटी इंडिया गतिविधियों के लिए, मतलब अभी वहां पर जो भी देश आएगा वो भारत के विरोध में उस भूमि को, वहां के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए आएगा, और उसका कुपरिणाम ये होगा कि श्रीलंका कभी सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता। तो ऐसे में केवल और केवल मात्र एक भारत ऐसा देश बचता है जो वहां जाकर के उस देश का विकास कर सके और वहां के नागरिकों को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान कर सके। और मोदी ये विश्व भर में करते आ रहे हैं। जैसे उन्होंने अफ्रीका में आईआईटी खोले, यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कौशल विकास योजना है, ऐसी योजनाएं हम अफ्रीकन पीपल को ट्रेन कर रहे हैं अफ्रीका में। वही चीज हम यहाँ श्रीलंका में कर सकते हैं। कल्चरल ट्राइज हमारे बहुत हैं। हम लंबे समय से जानते हैं कि श्रीलंका के लोग जो तमिल स्पीकिंग हैं वो तमिलनाडु की राजनीति में बहुत गहरा दखल रखते हैं। हमने देखा कि अभी इस समय मोदी जी का तमिलनाडु पर बहुत फोकस है, क्योंकि कन्वर्जन आदि एक्टिविटी चर्चेस वगैरह की वजह से और वहां पे हड़तालों और डीप स्टेट की वजह से तमिलनाडु को बहुत बुरा हाल कर रखा है, और वहां से फिर बाकी भारत को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो तमिलनाडु की राजनीति को अगर हमें संभालना है तो हमको श्रीलंका में काफी अच्छे काम करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट आता है मछुआरों का। हमारे मछुआरे वो लोग पकड़ लेते हैं। कच्चा टीबू नाम का एक आइलैंड है जो भारत और श्रीलंका के करीब करीब मध्य में पड़ता है, और वहां पर क्या होता है कि जो छोटी बोट्स वगैरह या इस तरह की बोट्स होती हैं उनको ले जा करके वहां पर लोग रुक जाते थे, अपने जाल वगैरह सुखाते थे, फिर लॉटरी ट्रिप में लेकर के आते थे। तूफान वगैरह के केस में वो थोड़ा आइलैंड आपको एक शरण स्थली की तरह से मिल जाता था। वो 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि अब आए दिन श्रीलंका की जो नेवी है वो भारतीय मछुआरों को पकड़ लेती है, उनकी बोट छीन लेगी, उनके जाल ले लेगी, तो जिसके कारण भारतीय मछुआरे गरीब होते जा रहे हैं। भारतीय मछुआरे गरीब होंगे तो वो कन्वर्ट होंगे, और चर्च का प्रकोप तमिलनाडु में बढ़ता जाएगा। ये सारी चीजें अगर आपको ठीक करनी है तो आपको श्रीलंका को, आपको जो ये वाटर बॉडी डिस्प्यूट है आपका, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि श्रीलंका आपके मछुआरों को अकेला छोड़ दे। क्योंकि किसी के लिए भी पकड़े जाना, 8-10 दिन जेल में बंद रखना एक अपने आप में बहुत टॉर्चरस एक्सपीरियंस होता है। फिर आप उतनी हिम्मत से खुल करके काम नहीं कर पाते। उसके बाद आप ये देखिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। इधर आपकी यूएस नेवी है, यूके की नेवी है, चाइनीज नेवी है, और तो आपको मैरीटाइम सिक्योरिटीज की जरूरत है। जब आप आर्थिक रूप से इतने तंग हैं तो आप सिक्योरिटी के लिए जो गश्त लगाते हैं, ये सब आर्थिक अर्थव्यवस्था पे बहुत अफेक्ट डालती है। आपको उतनी ज्यादा बड़ी नेवी लेनी पड़ेगी, और इस समय श्रीलंका की हालत ऐसी नहीं है। तो इसमें भी अगर वो इंडियन नेवी की मदद लेती है, हमको एक आइलैंड पोर्ट, कुछ इस तरीके की चीजें दे देती है जिससे हम उनको सुरक्षा कवर दे सकें, तो वो बहुत फायदेमंद होगा। अब जो कोलंबो का सी पोर्ट है उसका वेस्टर्न विंग इन्होंने अडानी को डेवलप करने के लिए कंटेनर विंग दे रखा है। अगर ये कायदे से वो पूरा पोर्ट दे देते हैं और 1-2 जगह और दे देते हैं, तो हम जो एमआरओ कर रहे हैं, शिप्स की मेंटेनेंस और रिपेयर और ये सारी चीजें, तो वो एमआरओ का एक पार्ट जो हमने विशाखापट्टनम में लगा रखा है, वैसा ही हम एक पार्ट श्रीलंका में भी डेवलप कर सकते हैं, जिसका काफी फायदा श्रीलंकन्स को होगा। देखिए, चाइना ने हम्बनटोटा जब डेवलप किया था तो क्या हुआ था, चाइना के लोग थे, चाइना का मटेरियल था, तो सब कुछ फायदा क्या हो रहा था, उठ के चाइना को जा रहा था। बस इनको एक तरीके से कहीं इनके पॉलिटिशियंस को नॉमिनल एक रिश्वत मिल जा रही थी। परंतु जब भारत वहां पे डेवलप करेगा तो श्रीलंका का लेबर होगा, श्रीलंका के रिसोर्सेज होंगे, काफी बढ़िया परसेंटेज वापस श्रीलंका में जाएगा उनकी कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगला पक्ष आ जाता है हमारा टूरिज्म के लिए। तीर्थ यात्रा का भी वहां पर काफी है, क्योंकि हमको मालूम है अशोक वाटिका वहां पर है और लोग अशोक वाटिका दर्शन करने के लिए जाना पसंद करते हैं। तो अशोक वाटिका को अगर आप अपने रामायण प्रोजेक्ट में लेते हैं तो टूरिज्म से भी काफी वहां पर डेवलपमेंट होगा। टूरमलील नाम का एक क्रिस्टल है जो बहुत सारे कलर्स में मिलता है, उसकी ज्वेलरी वर्ल्ड ओवर बहुत पॉपुलर है, सस्ती भी होती है और बहुत खूबसूरत भी होती है। तो टूरमलील ज्वेलरीज को हम अपने यहाँ
प्रमोट कर सकते हैं, जिसका भी एक काफी अच्छा इंडस्ट्री श्रीलंका डेवलप कर सकता है। और सिस्टमैटिक रूप से देख करके माइनिंग वगैरह ये सब चीजें करके हम श्रीलंका को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। पर जैसा कि ये था दिसानायके से पहले जो थे राजपक्षे, उनको श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा। वो पूरा यूएसएआईडी का टिपिकल टूल किट था, आंदोलन कराओ, आंदोलन जीवी जाएंगे, प्रेसिडेंट हाउस में घुसेंगे, वहां पे लूटपाट करेंगे, प्रेसिडेंट को अपना घर छोड़ के भागना पड़ेगा और दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। देखिए शेख हसीना के साथ भी यही हुआ और राजपक्षे के साथ यही हुआ। तो ये सारी चीजें वहां से डीप स्टेट को आपको वाइंड ऑफ कराना पड़ेगा। तो अब फिर वही बात आती है, वाइंड ऑफ कराने के लिए आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी और उसके बाद पावर वैक्यूम नहीं हो। जो 71 में इंदिरा गांधी ने गलती की थी वो हम हर बार नहीं कर सकते कि आपने बांग्लादेश को स्वतंत्र करा के उसको छोड़ दिया। 40-50 साल बाद बांग्लादेश आज के हालत में भारत के विरोध में, ये हमको दिखाई दे रहा है। आज बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन 40-50 सालों में हमने बांग्लादेशियों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं उठाई है। जैसे कि होता है कि जब ज्यादा आर्थिक बदहाली वगैरह होती है तो लोग अपने देश से दूसरे देशों में जाते हैं। भारत नजदीकी सबसे मजबूत देश है, तो श्रीलंकन अगर श्रीलंका छोड़ के भागेंगे तो कहाँ आएंगे? भारत में ही आएंगे, क्योंकि भाषा की एक वो है तो तमिलनाडु में आएंगे। तो आपको अपने देश की अगर वो सारी मेंटेन रखनी है, डेमोग्राफी वगैरह ये सब, और अर्थव्यवस्था पे भी भाई इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, तो आपको श्रीलंका को मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें म्यूचुअल बेनिफिट है, श्रीलंका का उपयोग भारत विरोध में ना हो और श्रीलंका अच्छी तरीके से डेवलप हो। हाँ, आपने जो कुछ बोला है वो हमें फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा भी लगता है और ठीक भी है। इट्स राइट डिसीजन मोदी जी करने गए हैं, यानी कि वो वहां पर पुल बनाकर वो भारत और श्रीलंका के बीच में पुल बनाने का, दोबारा से राम सेतु बनाने का काम कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड दैट। और मोदी जी पुरुषोत्तम राम की तरह चलकर श्रीलंका जाकर एक ऐसा रास्ता बनाएंगे कि जो हमेशा के लिए बना रहेगा। बट श्रीलंका में भी मैं इसे रावण ही बोलूंगा, क्योंकि लिब्रांडो की सरकार है वहां पर, फार लेफ्ट वाली सरकार है। आपको लगता है कि उनको जितना मर्जी आप प्यार का भाषण दे दीजिए, वहां पर आप सुग्रीव को भेज दीजिए, आप वहां पे अंगद को भेज दीजिए, हनुमान को भेज दीजिए, क्या कुछ होने वाला है? पहले तो श्री राम खुद नहीं गए थे, सिर्फ युद्ध करने गए थे। यहाँ मोदी जी खुद राम बनकर चले गए हैं। उन्होंने बोला देखो, फ्रॉम हिस्ट्री वी नो, ना हनुमान से होगा ना अंगद से होगा, मैं ही जाकर सीधी बात कर लेता हूँ, जो राम जी ने नहीं किया वो मैं कर लेता हूँ। क्या इस लिब्रांडो नामक रावण से आप उम्मीद करते हैं कि वो भारत की भाषा बोलेगा? बोलेगा। नहीं बोलेगा तो बुलवाएंगे हम। मोइजू से बुलवा रहे हैं, हाँ जी। यूनुस से बुलवा रहे हैं, हाँ जी। इससे भी बुलवाएंगे, करेंगे, ये सब हमारा काम करेंगे, झक मार के करेंगे। जिसको कहते हैं कुत्ते की दुम को पाइप में रखना, मोदी जी को अच्छी तरीके से आता। सीधी तो वो कभी होती नहीं, पर वो एक पाइप में अटैच कर देते हैं। राहुल गांधी का हाल देख रहे हैं हम लोग, पार्लियामेंट में रात को 2 बजे बैठा है। हाँ, तो सीधी जैसी नजर आती है। तो ये काम मोदी जी इसमें सिद्धस्त है, वो आराम से इसको कराएंगे। ये लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, कुछ भी हो। अब देखिए, हमने भारत में भी एक चीज देखी कि हमारे रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के सीएम, वक्फ की पार्टी में जाना जरूरी है तो, और अंदर से दिल नहीं माना तो क्या हुआ, टीका लगा के टोपी पहन करके फिर वो पार्टी में गए हैं। तो ये टीके और टोपी की जो संवेद राजनीति है ना, ये मोदी जी है। ओके, तो ये चाहे जैसे भी हो, लिबरांडो हो या राष्ट्रवादी हो, काम हम कराएंगे, काम ये हमारा करेंगे। अब अब्दुल्ला बैठे हैं जैसे कश्मीर में, तो काम वो प्रो इंडिया ही कर रहे हैं कि अगर उनको सीएम रहना है तो भाजपा की नीतियों को लागू करना पड़ेगा और उसे आगे ले जाना पड़ेगा, वरना उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। और राजनीतिक करियर खत्म होने के बाद देखिए, जब वो जी ग्रेड की सुरक्षा हटती है ना, तो आपके कर्म सामने आते हैं। जो आपके पुराने दुश्मन है वो सर उठाते हैं। तो आप, राजनीति खत्म हो गई कोई बात नहीं, लेकिन प्राण संकट जो आता है वो अलग बात होती है। तो आपको अगर सुरक्षित रहना है और अपने जो करियर है उसको संरक्षित रखना है, तो फिर आपको
मोदी जी को साष्टांग दंडवत करके उनकी नीतियों को लागू करने के अलावा कोई उपाय नहीं होता। हम सबको मालूम है चीन का दखल इसलिए खत्म हो गया कि चीन अब जो है ज्यादा समर सॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है, धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करना, विड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, यूएस की हालत भी वही होती जा रही है, ज्यादा दिन तक जो है इधर नेवी उधर शेवी नहीं रख सकते, आपको कुछ बेसिस खाली करने पड़ेंगे, जिसमें एक आपका डिएगो गार्सिया होगा। सेम हालत हमने इंग्लैंड की कर रखी है, बेटा बात मान ले वरना मेरा सोना वापस कर दे। ओ जी, सोना तो मैंने दूसरे को गिरवी रख दिया, तो ठीक, डिएगो गार्सिया खाली कर। ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे पास बार्गेनिंग की इतनी ज्यादा एडवांटेज है, और जहां से भी वही चीज है कि जहां से भी ये लोग हटेंगे, डीप स्टेट हटेगा, वहां पर आपका आना जरूरी है। तो मोदी धीरे धीरे सबके दिलों को जीत के, विश्वास को जीत के, उनके कल्याण के लिए राजनीति करते हैं, और इस चीज को आप श्रीलंका में भी देखेंगे। यानी कि मोदी जी श्रीलंका में हनुमान को नहीं भेजा, अंगद को नहीं भेजा, खुद चले गए रीरिटर्न। रामायण इज बीइंग रीरिटर्न। वहां पर रावण को बोल दिया, आओ भैया बीच में बैठ के हम दोनों बात कर लेते हैं। रावण भी बैठ गया है, उन्हें मालूम है कि रामचंद्र खुद आए हैं। लास्ट टाइम तो धुन्नी पे इन्होंने वार किया था, मेरा सारा काम खराब हो गया था, इस बार बातचीत कर ली जाए और पहले ही अगर नस्त मस्तक होया जाए तो बेटर है। मुझे लगता है कि लेट्स सी कि क्या इस बार रामायण दोबारा से लिखी जाएगी, जिसमें राम एंड रावण दोनों इकट्ठे बैठकर बातचीत कर रहे हैं और मैटर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। रावण की आत्मा श्रीलंका से भाग चुकी है क्योंकि मोदी वहां पहुंच गए। रावण की भूमिका निभाने के लिए कोई सशक्त नेता वहां पर है नहीं, और उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए भी मोदी की आवश्यकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ रावण की आत्मा श्रीलंका से भाग चुकी है, अब वो टोटली राम के हवाले है, और ये रामदूत ही है जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, अंगद और हनुमान जी का एक मिला जुला स्वरूप, और अच्छे से ये काम करके आएंगे। भारत की जो पकड़ अब वहां श्रीलंका में होगी, वो आगे आने वाले 1000 साल तक तो कोई नहीं हटा सकेगा, क्योंकि उत्तरोत्तर ये मजबूत होती जाएगी। जो प्री कांग्रेस एरा था, जिसमें श्रीलंका जो है बहुत अच्छी तरीके से भारत से जुड़ा था, सुखी था, समृद्ध था, स्वर्ण नगरी था, वो वापस आएगा, वापस बनेगा। और यही चीज मलेशिया, मालदीव आदि सबके साथ यही सिद्ध होगी कि आपको अगर तरक्की करनी है तो आपको भारत के साथ आना है, खुद बदहाल होना है तो आप किसी और के साथ जा सकते हैं। जो कोई भी आएगा आपका इस्तेमाल भारत विरोध में करेगा, इनिशियली पैसे मिलेंगे, आपको लगेगा फायदा हो रहा है, पर लॉन्ग टर्म ये सिर्फ तबाही लाएगा। चलिए, यानी कि मोदी जी ने अब एक जो पकड़ है, जो बोलते थे कि मोदी जी वीक हो गए हैं, 240 पे रुक गए हैं, वो भाई 240 पे कमाल देखिए। मुझे एक बात का तो कि पहले शक था कि हिंदुओं ने मोदी जी को हरा दिया, उनकी एंकड़ी निकाल दी, ऐसा नहीं था। मंजरी जी की एक बात है कि ये स्ट्रेटेजिक हार थी, कि हार में भी जीत कैसे निकालनी है, ये कोई मोदी जी से सीखे। भाई आपने कभी सोचा था कि वक्फ का बिल इस तरह से पास होगा? मक्खी नहीं उड़ी, उड़ना तो क्या, मरना तो क्या था, उड़ी भी नहीं अपने घरों में से निकलकर। ना पत्थरबाजी, ना कहीं कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी बार बार बोलती हैं दंगा करने की शक्ति उनकी छीन ली गई है। और आज मुसलमान जो ये बोल रहे थे, मुसलमान बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जो बोल रहा था कि मुझे जाति गणना करनी है, वो मुसलमानों के बीच में खेमे में आग लग गई है, वो जातियों में बंट गए हैं। हमारी अगर 5-6 जातियां हैं, उनकी 72 है, क्योंकि हर एक जाति को एक एक खून मिलनी थी। वहां पर खेमे में आग लग चुकी है। इधर मोहम्मद यूनिस, उसके खेमे में कैसे आग लगाई है, कहां पर? बैंकॉक में जाकर, जो कि गढ़ था राहुल गांधी का। और यहाँ पर श्रीलंका में एक ऐसा इन्होंने ब्रिज बना दिया है, जो मंजरी जी बोल रही है कि पिछला राम सेतु अभी भी हटा नहीं है, अभी भी स्पेस से भी दिखता है। अभी मोदी जी ऐसा राम सेतु बनाएंगे जो अगले 1000 साल तक भी हिल नहीं सकता। ये है मोदीनोमिक्स। और इसीलिए मंजरी जी, जितना मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने एक चीज नोट करी है, आपने मेरे दिमाग को इतना ज्यादा कवर कर दिया मोदी जी से कि मैं योगी जी का नाम लेना भूल गया हूं। यही खासियत है आपकी और मोदी जी की भी। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।